सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर वांग ले इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर वो एक के बाद एक सारे लेयर्स को क्लियर करना शुरू कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि वांग ले ने ऑलमोस्ट 10th लेयर तक सभी का सफाया कर दिया था। इसी दौरान इस काम में उसका 1 बिलियन सोल फ्लैग ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था, लेकिन इस वजह से हम देखते हैं कि 1 बिलियन सोल फ्लैग भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन उसने 10th लेयर तक के सारे रीइंकार्नेशन ट्रीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही उसने अब तक 19 इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स का सफाया कर दिया था। लेकिन इसी दौरान वांग लिन एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है, और वो ये कि शायद 11th फ्लोर में कुछ ऐसा है जो कि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वांग लिन जानता था कि इस वक्त उसका सोल फ्लैग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। बट इससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम में से बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे लास्ट वीडियो में कि वांग लिन का जो पहले वाला सोल फ्लैग था, यानी कि 1 मिलियन सोल फ्लैग के अलावा जो पहले वाला सोल फ्लैग था उसका क्या हुआ। तो हुआ कुछ नहीं है, वो 10,000 सोल फ्लैग था, वो अभी भी उसके पास है, जिसमें कि वो गोल्डन किलिंग बीस्ट और बाकी के 10 किलिंग बीस्ट भी उसी में मौजूद है। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारी इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर वांग लिन ठान लेता है कि उसे चाहे जो हो जाए एक बार 11th लेयर के अंदर तो जाना ही होगा, क्योंकि वो यहाँ तक सिर्फ अपने दम पर नहीं आया था बल्कि 1 बिलियन सोल फ्लैग को यूज करके आया था, और न जाने कब उसे ऐसा दूसरा मौका मिले, तो इसलिए वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने बहुत से फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, और ये वही फॉर्मेशन है जो कि दूतिया ने उसे सिखाया था जब वो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर से फाइट करने के लिए जा रहा था। और जैसा कि तुम्हें पता है कि इस फॉर्मेशन को एज अ टेलीपोर्टेशन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। इसी वजह से वांग लिन यहाँ पर बहुत से फॉर्मेशन को लगा देता है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इमीडिएटली 11th लेयर से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अपने एक हाथ में अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़ता है, वही दूसरे हाथ में अपनी सेलेस्टियल एनर्जी को गैदर करके सीधा 11th लेयर में जंप कर देता है। और जैसे ही वांग लिन 11th लेयर में एंटर करता है तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक रिवर होता है जिसके ऊपर एक लेडी बैठी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और यहाँ मौजूद पूरे इमॉर्टल क्लैन में से शायद ये सिर्फ इकलौती ऐसी पर्सन है जिसके बॉडी में कोई भी टैटू मार्क नहीं था, जो देखकर वांग लिन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के ऊपर नजर उठाता है तो वहाँ पर उसे एक ऐसा मिस्टीरियस सा स्क्रॉल दिखता है, जिसे देखकर वांग लिन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ये मिस्टीरियस सा स्क्रॉल एग्जैक्टली वैसा ही दिखता था जो कि इस वक्त वांग लिन के पास मौजूद है। लेकिन वांग लिन को अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वांग लिन थोड़ा घबरा जाता है, और फिर वांग लिन को फील होता है कि शायद पहले भी वो ऐसे ही किसी चार्म से अट्रैक्ट हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन के हाथ में जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड थी उसके अंदर से शू लिग्यू बाहर आता है, और आते साथ ही कहने लगता है कि लिटिल फेरी सिस्टर, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर शू लिग्यू को देखते साथ ही वो लेडी यहाँ पर बहुत क्रीपी सी स्माइल देती है, जो देखकर शू लिग्यू बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वापस से सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वांग लिन उस लेडी से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो लेडी बताने लगती है कि मुझे सारे कल्टीवेटर्स में मेजी कहकर पुकारा जाता है, और तुम्हारे पास मेरा एक सोल फ्रेगमेंट मौजूद है जो कि मेरे डोमेन से ही क्रिएट हुआ था। अब अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस को देखा था तो तुम्हें याद होगा कि मेजी के किस सोल फ्रेगमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। जिसके बाद वो लेडी आगे बताने लगती है कि मैं यहाँ इमॉर्टल क्लैन की 3rd एंसेस्टर हूँ। इसी दौरान जैसे ही वांग लिन ये सुनता है कि ये इमॉर्टल क्लैन की 3rd एंसेस्टर है तो यहाँ पर वांग लिन समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से निकल लेना चाहिए। इसी वजह से वो कहने लगता है कि अच्छा, तो आप लॉर्ड 3rd एंसेस्टर है, लेकिन जूनियर आपसे माफी चाहता है कि वो यहाँ पर बस ऐसे ही आ गया, इसीलिए अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते साथ ही वांग लिन यहाँ से 9-2-11 होता है, लेकिन वो 3rd एंसेस्टर यानी कि वो लेडी जिसका नाम की मेजी है वो यहाँ पर उस टनल के एग्जिट का गेट बंद कर देती है, जो देखकर वांग लिन वहाँ पर रुक जाता है और बहुत ही कोल्डली उससे कहने लगता है कि
कि आखिर इस सब का क्या मतलब, जिस पर वो थर्ड एंसेस्टर कहने लगती है कि आखिर इसका क्या ही मतलब होगा। मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत ही चार्मिंग ऑरा फील हो रही है, जिससे मुझे लगता है कि तुमने आज तक किसी भी वुमेन को टेस्ट नहीं किया है, तो भला मैं इस सिचुएशन को कैसे जाने दे सकती हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन का दिमाग खराब हो जाता है। वो और गुस्से भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहने लगता है कि थर्ड एंसेस्टर, अगर आप यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आप हेविली इंजर्ड हैं और खुद को यहाँ पर हील कर रही है। और क्या आप इस चीज को जानती हैं? ये कहते साथ ही वो अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है, जिसके अंदर की जो बची कुची सोल्स थी वो सारी तादाद में बाहर निकलना शुरू कर देती है। और यहाँ पर वांग लिन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जो देखते साथ ही यहाँ पर उस थर्ड एंसेस्टर की आंखें चमक जाती हैं और वो कहने लगती है, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास इतना पावरफुल ट्रेजर मौजूद है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन जिस हाथ में अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था, उस हाथ से ही सेलेस्टियल स्वॉर्ड को जमीन पे जोर से मारता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही गहरी खाई सी बन जाती है। और फिर वांग लिन उस थर्ड एंसेस्टर से कहने लगता है कि एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मैंने इस अटैक में बस अपनी 10% ही सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो लेडी कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का भी एक्सेस है और तुम्हारे पास सेलेस्टियल ट्रेजर्स भी। तुम्हें लगता है कि तुम इन 2 ट्रेजर की मदद से मुझे यहाँ पर ऐसे ही जान से मार सकते हो? जिस पर वो कहता है कि अगर इस वक्त आप मेरे सामने अपनी फुल पावर में होती तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं होता, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस वक्त आप हेविली इंजर्ड हैं और मेरे लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता, इसलिए सीनियर फाइट हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मैटर को जाने दें। यहाँ पर वांग लिन अच्छे से जानता था कि भले ही वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो, लेकिन वो फिर भी अभी एक एक्सटर्नल लेवल की कल्टीवेटर है, तो उसके पास कोई ना कोई ऐसा मेथड तो जरूर होगा जिससे कि वो वांग लिन को यहाँ पर बहुत ही मुश्किल में डाल सकती है। यहाँ पर वांग लिन की बात सुनकर वो लेडी हंसना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ और किसे पता कि मैं तुम्हें आगे वाले लेयर में जाने के लिए हेल्प भी कर सकूँ, क्योंकि हमारे इस 4 सेकंड इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में टोटल 19th लेयर है और 11th लेयर पे जो रीइंकार्नेशन ट्री है उसे हमारे फर्स्ट एंसेस्टर का एक सोल फ्रेगमेंट यहाँ पर गार्ड कर रहा है। जिस पर वांग लिन बहुत ही कूल वे में कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 सांस तक का टाइम देता हूँ और जिसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। जो सुनकर यहाँ पर वो थर्ड एंसेस्टर कहने लगती है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें मेरे साथ वक्त नहीं बिताना तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जाने से पहले मेरे सोल का वो फ्रेगमेंट जो कि तुम्हारे पास मौजूद है उसे रिटर्न करना होगा। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि ठीक है, एक बार मैं इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के बाहर पहुंच जाऊं मैं इसे रिलीज कर दूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन वहां से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखकर वो थर्ड एंसेस्टर अपने मन में कहने लगती है कि तुम बचकर कहाँ जाओगे, क्योंकि एट द एंड तुम मेरी ट्रैप में फंसी जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन उस 11th लेयर से एग्जिट होकर सारी लेयर्स को क्लियर करता हुआ सीधा फर्स्ट लेयर पर पहुंचने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो थर्ड एंसेस्टर अपने सर के ऊपर मौजूद उसी मिस्टीरियस स्क्रॉल से कहने लगती है कि जाओ और जाके उसे कैप्चर कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्क्रॉल भी अब वांग लिन को पकड़ने के लिए वहां से रवाना हो जाता है। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो कि तेजी से उड़ता हुआ एग्जिट की तरफ जा रहा था। इसी दौरान वांग लिन की नजर यहाँ पर जैसे ही 2nd लेयर पर जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे इतनी आसानी से जाने दिया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करूँ। इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन तेजी से एग्जिट की तरफ जाता है कि तभी यहाँ पर वांग लिन को फील होता है कि पीछे से कोई इस पर अटैक करने वाला है। इसी वजह से वांग लिन इमीडिएटली अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाल कर हवा में चला देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस स्क्रॉल में से एक बड़ा सा जायंट ड्रैगन बाहर निकलता है, लेकिन उस पर इस अटैक का कोई असर नहीं होता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन भी शॉक्ड हो जाता है कि इवन कि उसकी सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ जो सेलेस्टियल एनर्जी उसने मिक्स करके अटैक किया था वो भी इस पर काम नहीं कर रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने एक रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकालकर वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिस वजह से जैसे ही वो बड़ा सा ड्रैगन इस पर अटैक करने जाता है तो वो इसमें नाकाम हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने एक रिस्ट्रिक्शन नेट को क्रिएट करके उसे उस पे ग्रैब करने की कोशिश करता है और जिसका इफेक्ट भी हम देखते हैं कि जिससे यहाँ पर वो ड्रैगन भी थोड़ी देर के लिए ट्रैप हो जाता है और वांग लिन पर अटैक नहीं कर पाता। इसका फायदा उठाते साथ ही वांग लिन यहाँ से तेजी से एग्जिट की तरफ दौड़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फर्स्ट लेयर पर भी पहुंच जाता है और अब उसे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर जाने का रास्ता भी दिखने लगता है, लेकिन वो मिस्टीरियस सा स्क्रॉल अपने उसी ड्रैगन के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है, जो देखकर वांग लिन अपने मन में सोचने लगता है कि अब मेरे पास शायद और कोई चॉइस नहीं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन उसी मिस्टीरियस से स्क्रॉल को यूज कर देता है। उसके मन में ये होता है कि शायद से मेरे पास जो मिस्टीरियस स्क्रॉल का एक हिस्सा है वो शायद यहाँ पर काम कर जाए।
इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन उस स्क्रोल को यहाँ पर लाता है, अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो ड्रैगन उस स्क्रोल के पार्ट को देखता है तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर रुक जाता है, क्योंकि जिस स्क्रोल ने उसे यहाँ पर अटैक का ऑर्डर दिया था वो उसके पीछे मौजूद है, लेकिन वैसा ही एक और स्क्रोल उसके सामने भी मौजूद है जो कि उसके अगेंस्ट में खड़ा था। यहाँ पर ये देखकर वांग लिन भी हैरान हो जाता है, लेकिन इस वक्त उसका सारा फोकस बस यहाँ से निकलने में था। इसी वजह से वो बिना रुके बस आगे बढ़ते रहता है। वही दूर हम देखते हैं कि 11th लेयर पे वो जो एंसेस्टर मौजूद थी वो यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर उसके इमॉर्टल क्लैन का ये सीक्रेट ट्रेजर इसके पास क्या कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो स्क्रोल उसके पास है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, लेकिन इसका एक हिस्सा अभी भी वांग लिन के पास मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन बीस्ट का यूज करने की वजह से ये एंसेस्टर भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इसी वजह से वो सभी को रिटर्न आने का कहती है, जिससे वो बड़ा सा जायंट ड्रैगन बीस्ट और वो स्क्रोल दोनों यहाँ पर तेजी से उस एंसेस्टर की तरफ चले जाते हैं। इसी के साथ हम वांग लिन को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपने स्क्रोल को वापस बुला लेता है और इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाता है, और बाहर आते साथ ही वांग लिन वहाँ से इमीडिएटली डिसअपीयर हो जाता है और वो उस एंसेस्टर के सोल का वो फ्रेगमेंट भी यहाँ पर वापस नहीं करता, क्योंकि वांग लिन को कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर उसने उस एंसेस्टर को उसके सोल का वो हिस्सा दे दिया तो कहीं वो इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। साथ ही वो एंसेस्टर चाहकर भी वांग लिन से उस सोल के फ्रेगमेंट को नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा कर सकती थी तो वो वांग लिन से कभी नहीं कहती कि मेरे सोल के फ्रेगमेंट का वो हिस्सा जो तुम्हारे पास मौजूद है उसे वापस कर दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर ज़ो क्यूजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो माउंट सुजाकू के अंदर एक सीक्रेट जगह पर कल्टीवेट कर रहा था। इसी दौरान उसके सामने एक रेड कलर के हार्ट शेप का क्रिस्टल मौजूद था जो कि कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल है। इसी दौरान जैसे ही ज़ो क्यूजी अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही मैडनेस नजर आता है जो कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ो क्यूजी के सामने जो कल्टीवेशन हार्ट क्रिस्टल मौजूद था उसके जरिए से वो इस पूरे प्लेनेट के कल्टीवेशन क्रिस्टल को कंट्रोल कर सकता था। इसी दौरान ज़ो क्यूजी कहने लगता है कि युन क्यूजी, मुझे तुम्हारे 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो नफरत तुम्हारे लिए मेरे दिल में है उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। क्यान पिंगई, अगर तुम्हारी कोई भी सोल का हिस्सा इस वक्त बचा है तो जरा गौर से देखो, ये वो इंसान है जिसे कि तुमने चुना था। इसी के साथ वो आगे कहने लगता है कि युन क्यूजी, हम दोनों साथ में पले बड़े हैं, हमारे पास सेम टैलेंट था, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस सुजाकू क्यान पिंगई थे उन्होंने हमेशा तुम पर ही फेवर किया है। उसने हमेशा तुम्हारी हर काम की सराहना की है, लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखता था तो इस नजर से देखता था कि अगर मैंने कोई सिंगल मिस्टेक किया तो इमीडिएटली वो मुझे वहाँ पर जान से मार देगा। इसी के साथ युन क्यूजी आगे कहने लगता है कि लेकिन जब उसने मुझे मिस्टीरियस सुजाकू फॉर्मेशन दिया तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और उसके लिए जो भी हेट्रेड मेरे मन में था मैंने सब कुछ भुला दिया और मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सुजाकू प्लेनेट पर लगा दूंगा और एक बेहतरीन सुजाकू बनकर दिखाऊंगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्यान पिंगई इस हद तक घटिया इंसान होगा। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि यहाँ पर सुजाकू फॉर्मेशन एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, क्योंकि जब भी इसका यूजर इसे यूज करता है तो ये बाद में उससे कई गुना डैमेज इसके यूजर की सोल को भी पहुंचाता है, और ये डैमेज इतना ज्यादा डीप होता है कि ओरिजिन सोल कभी भी रिकवर नहीं कर पाती। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर उस बुढ़ी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और अगर मैंने सालों पहले प्लान ना बनाया होता तो मुझे कभी भी लास्ट सुजाकू से वो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल नहीं मिल पाता, और शायद मैं इस 14th जनरेशन का सुजाकू भी नहीं बन पाता, क्योंकि क्यान पिंगई ने तो हर हद तक मुमकिन कर लिया था कि वो नेक्स्ट सुजाकू यहाँ पर युन क्यूजी को ही बनाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि युन क्यूजी असल में 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन का ही एक एंसेस्टर है। वो तो शुक्र है कि मैंने वक्त रहते ही सब कुछ संभाल लिया, वरना युन क्यूजी यहाँ का सुजाकू बनकर इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता। इसी वजह से मैंने क्यान पिंगई तुम्हारी बॉडी को सुजाकू ग्रेवयार्ड में कभी भी नहीं दफनाया, बल्कि मैंने तो कॉर्प सेक्ट को तुम्हारी बॉडी को बेच दिया, और मैंने यानी कि ज़ो क्यूजी ने इस पूरे प्लेनेट को छान मारा और फाइनली तुम्हारे डिसेंडेंट में से क्यान फेंग को ढूंढ निकाला जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है, और अब मैं ये सुजाकू फॉर्मेशन उसे दूंगा जिससे जब भी वो इसे यूज करेगा तो उसकी सोल भी डैमेज होगी, और जिसे देख के मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। जब भी मैं तुम्हारे उस डिसेंडेंट क्यान फेंग को देखता हूँ तो मुझे इस हद तक गुस्सा आता है कि मन करता है कि इसी वक्त इसे जान से मार डालूं, क्योंकि उसकी शक्ल एग्जैक्टली तुमसे मिलती है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस डिसेंडेंट को तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और फिर इससे तुमने पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं लूंगा।
जिसके बाद जो क्यूजी उस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के हार्ट को देखते हुए कहने लगता है कि युन क्यूजी, एक बात अच्छे से याद रखना, अगर मैं मरूंगा तो साथ में इस पूरे प्लेनेट और तुम्हारे 4 सेकंड इमोर्टल क्लैन को भी लेकर डूबूंगा। हालांकि जो सेकंड जनरेशन का सुजाकू था यानी कि सीतुलन ने कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के ऊपर एक ऐसे बैरियर को लगा दिया था जिससे कि कोई भी इसे आने वाला सुजाकू यूज ना कर पाए। लेकिन भले ही मैं कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को यहाँ पर कंट्रोल ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल का हार्ट मौजूद है और अगर मैं इस हार्ट को ही यहाँ पर क्रश कर देता हूँ तो यहाँ पर कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल भी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और ये प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद जो कल्टीवेशन अलायंस के लोग हैं वो यहाँ पर आकर क्या करेंगे, पर मौत तुमसे हारने से कई गुना ज्यादा बेहतर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी इस प्लेनेट का नेक्स्ट सुजाकू बनने नहीं दूंगा। या तो मैं ही सुजाकू बने रहूंगा या फिर मैं अपने साथ इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्यूजी के आंखों में बिल्कुल खून सवार हो चुका था, वो बिल्कुल पागल हो जाता है क्योंकि उसे जो क्यूजी से हर हाल में बदला लेना था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कियान फेंग को देखते हैं। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि युन क्यूजी ने जो क्यूजी को 3 महीने का टाइम दिया था, तो ये 3 महीने का ब्रेक एक ट्रूस की तरह काम करता है और जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो सभी लोग यहाँ पर खुद को हील करने में लगे हुए थे। इसी दौरान कियान फेंग अपने मन में कहता है कि मैं तो इस प्लेनेट का नेक्स्ट सुजाकू बनने का सोच रहा था, लेकिन न जाने मेरे बुढ़े मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो यहाँ पर ऐसी खिचड़ी बना रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके पीछे रेड बटरफ्लाई भी मौजूद होती है जिसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रही थी। इसी दौरान कियांग फेंग कहने लगता है कि मुझे फिलहाल के लिए जल्द से जल्द चेंग न्यू यानी कि वांग लिन को ढूंढना होगा और फिर मैं उसके डोमेन को अब्सॉर्ब कर लूंगा, लेकिन मुझे इस काम में मुश्किल आ सकती है क्योंकि उसके पास 1 बिलियन सोल फ्लैग भी मौजूद है, जिस वजह से उससे डील करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऊपर से लास्ट बैटल में उसने मुझे बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था और जिसका बदला तो मैं उसकी जान लेकर उससे जरूर लूंगा। लेकिन अगर मुझे चेंग न्यू के डोमेन को डिवोर करना है तो मुझे इस काम में लू मई की हेल्प लेनी होगी और एक बार मैं चेंग न्यू के डोमेन को डिवोर करने में कामयाब हो गया तो मैं यहाँ पर लू मई के डोमेन को भी डिवोर कर लूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर इस प्लेनेट को छोड़कर चला जाऊंगा। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कियान फेंग को कोई आइडिया ही नहीं कि कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल नाम की चीज भी होती है और जिसके अंदर की उसके सोल का एक हिस्सा मौजूद है और इनडायरेक्टली इस वक्त पूरे प्लेनेट सुजाकू के जितने भी लोग हैं उन सभी की लाइफ इस वक्त जो क्यूजी के हाथ पर है और जो कि पूरी तरीके से पगला चुका है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी और वो कॉर्प सेक्ट के बाहर अपीयर होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन का यहाँ पर आने का मकसद बस यही था कि वो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी को यहाँ से ले पाए क्योंकि उसके पास जायंट डीमन क्लैन के जो फर्स्ट एंसेस्टर थे उसकी जायंट एक्स मौजूद है। साथ ही वांग लिन यहाँ पर उस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की ब्लड का यूज करके अपनी ओरिजिन बॉडी यानी कि एंशिएंट गॉड बॉडी की जो टेक्निक्स है उन्हें यहाँ पर वो रिफाइन करना चाहता है और जिस काम में उसे यहाँ पर जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की ब्लड की जरूरत होगी और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। वांग लिन को इस वक्त सुजाकू में चल रहे इस फाइट से कोई लेना देना नहीं क्योंकि उसे बस किसी भी तरीके से कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को ढूंढकर उसके अंदर से अपनी सोल को आजाद करवाना है, जिसके बाद वो इस प्लेनेट को छोड़कर तियानयुन प्लेनेट पर चला जाएगा जहाँ पर वो एक बहुत ही पावरफुल से मास्टर को ढूंढेगा जिसका वो डिसाइपल बनकर एक्सेंडेंट स्टेज को कल्टीवेट करना शुरू कर देगा, जिसके बाद वो फ्यूचर में दोबारा से इस सुजाकू प्लेनेट में लौटेगा, लेकिन तब तक शायद वो एक एम्परर लेवल का बन चुका होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर एक गहरी सांस लेता है और आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है। उसके मन में यहाँ से आजाद होने की चाह पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि भले ही इस वक्त मैं यहाँ पर जो क्यूजी का सामना ना कर पाऊँ, लेकिन मैं उसके 2 डिसाइपल कियान फेंग और लू मई का सामना करना चाहता हूँ और आजमाना चाहता हूँ कि आखिर उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर कॉर्प सेक्ट के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर उसे बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन भी नजर आता है जो कि एक आम पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इवन कि हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर नैनसन स्टेज का कल्टीवेटर भी आ जाता है तो उसके लिए भी इसे ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन वांग लिन इसके अंदर इजीली एंटर हो जाता है जहाँ पर वो कॉर्प सेक्ट के अंदर अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हमें एक केव के अंदर ली किंग पिंग नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और वो कॉर्प सेक्ट का पिछले 200 साल से इंचार्ज है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पीछे एक ब्लैक फॉग भी मौजूद होता है कि तभी यहाँ पर अचानक से वो बंदा पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो जो ब्लैक फॉग थी वो यहाँ पर पीछे से कहने लगती है कि सीनियर माफी चाहता हूँ लेकिन आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। जो सुनकर वांग लिन यहाँ पर कहने
कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम इस वक्त सोल फॉर्मेशन कल्टीवेशन के मिड स्टेज पर हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे डिवाइन सेंसेस का पता लगा लिया। जो सुनकर हम देखते हैं कि ली केनपिंग की जो ओरिजिन सोल है वो बुरी तरीके से कांपना शुरू कर देती है और फिर वो वांग लिन से कहने लगता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी जो कल्टीवेशन मेथड है वो डिवाइन सेंसेस से रिलेटेड है, इसी वजह से मैंने आपका पता लगा लिया। जो सुनकर वांग लिन से पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो, जिस पर ली केनपिंग कहने लगता है कि सीनियर माफ कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर प्लेनेट सुजाको से बिलोंग नहीं करता, बल्कि मैं तियानियन प्लेनेट के माइल सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन तियानियन प्लेनेट का सुनता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं और फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया प्लान आता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हम तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम 50 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।